नमस्कार दोस्तों, शुभकामना.com में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी शुरू करते हैं। अपने ऑफिस में बैठे प्रदीप की दृष्टि मेज पर रखे आमंत्रण पत्र पर पड़ी। उसकी पत्नी नीरू अपना निजी व्यापार आरंभ करने वाली थी। उसका उद्घाटन इस सोमवार को था। वो आमंत्रण पत्र उसी समारोह का था। नीरू और प्रदीप जिन परिवारों में पले बढ़े थे, वो एक दूसरे से पूरी तरह भिन्न थे। प्रदीप के परिवार के मुखिया यानी उसके पिता ने अपनी संतानों पर कई तरह की बंदिशें लगा रखी थी। उन्हें कोई भी निर्णय स्वयं लेने की छूट नहीं थी। उनके जीवन से संबंधित किसी भी बात पर, चाहे उनकी शिक्षा की हो या विवाह की, निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ पिताजी को ही था। जबकि नीरू के माता पिता ने उसे हर तरह की छूट दे रखी थी। नीरू के पिता का वस्त्रों का व्यापार था। व्यापार में हानि होने के कारण परिवार की आर्थिक दशा बहुत ही खराब हो गई। प्रदीप का परिवार संपन्न था एवं उसके सभी रिश्तेदार सरकारी कार्यालयों में उच्च पदों पर सुशोभित थे। इसी कारण जब नीरू विवाह के पश्चात प्रदीप के घर आई तो उसे कुछ खास सम्मान न मिला। पर नीरू में वो सब गुण थे जो एक आदर्श नारी में होते हैं: सहनशीलता, क्षमा और धैर्य। उसने हर अपमान को सहन कर लिया, पर परिवार में किसी के लिए मन में मैल न रखा। वह अपने पिता के व्यापार में हुई पराजय को अपने कठिन परिश्रम से विजय में बदलना चाहती थी। वह व्यापार की दुनिया में सफलता के शिखर को छूना चाहती थी। और अचानक प्रदीप को उनकी शादी की वो पहली रात याद आ गई। जब प्रदीप अपने कमरे में पहुंचा तो देखा कुर्सी पर बैठी नीरू उसकी डायरी पढ़ रही थी। वही डायरी जिसमें वो कथाएं लिखा करता था जब वो 10वीं कक्षा में था। प्रदीप को देख नीरू बोली, मुझे नहीं पता था कि मेरे पतिदेव एक लेखक भी हैं। तुम्हें ये डायरी कहाँ से मिली? यही आपकी अलमारी में रखी हुई थी। उसे वापस वहीं रख दो, कहीं पापा जी ने देख लिया तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। पर ये कहानियाँ तो बहुत अच्छी हैं, फिर वो क्यों नहीं पसंद करेंगे? मुझे आज भी वो दिन अच्छी तरह से याद है जब मैं 10वीं कक्षा में था और मुझे कथा रचना प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। मैंने घर आकर ये बात बड़े ही खुशी के साथ पापा जी को बताई तो उन्होंने कहा, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो प्रदीप, और एक अच्छी नौकरी प्राप्त करने के लिए प्रयास करो, तो ही तुम जीवन में सफल बन सकोगे। चंद कागजों पर कलम चलाकर जीवन निर्वाह के लिए धन कमा सकोगे। भविष्य में अपने परिवार का पालन पोषण कर सकोगे। हमारे परिवार के अन्य सदस्यों की तरह सम्मान के पात्र बन सकोगे। ये सब करके क्या मिलेगा तुम्हें? तुम्हारी रचनाएं कुछ पत्र पत्रिकाओं में छप गईं, तब भी एक परिवार का निर्वाह तो न हो पाएगा। बस फिर उसी दिन से प्रदीप पापा जी को वचन दिया कि उसका स्वप्न साकार करके दिखाऊंगा। उसके बाद सिविल सर्विस की पढ़ाई में जुट गया। फिर प्रदीप इस डायरी को कभी मुड़कर नहीं देखा। आप हत्यारे हैं प्रदीप। नीरू की ये बात सुनकर वह दंग रह गया। आपने अपने अंदर के लेखक को मार डाला। आंखों में आंखें डालकर मीरा ने कहा। प्रदीप ने एक ठंडी आह भरी और सोचा, शायद नीरू सच्ची कह रही थी। अब वह अपने आप को ही नहीं पहचान पा रहा था। अब कोई और बन चुका था वह। शायद उसकी आत्मा का एक अंश मृत हो चुका था। प्रदीप ने आमंत्रण पत्र को खोलकर पढ़ा और वापस मेज पर रख दिया। वह नीरू को घर खर्च के लिए जो रुपए दिया करता था, उसमें से वह तिनका तिनका जोड़कर अपने व्यापार के लिए पूंजी जमा करती रही। और फिर जब एक छोटी सी रकम जमा हो गई तो उसने अपनी जान पहचान की कुछ महिलाओं के साथ मिलकर अचार बनाना और बेचना शुरू कर दिया। उसके बनाए अचार के सब कायल थे। धीरे धीरे जब व्यापार बढ़ा तो उसने छोटा सा कार्यालय भी खोल लिया और आने वाले सोमवार को उसकी फैक्ट्री का उद्घाटन था। सचमुच अपने दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम के बल पर उसने अपने पिता की हार को जीत में बदल दिया। प्रदीप को अपनी पत्नी पर बड़ा गर्व महसूस हुआ। वह उठा। उसने अपने आप को दर्पण में देखा, पर उसे दर्पण में एक कलेक्टर नहीं बल्कि एक हत्यारा ही नजर आया। उसने अपने अंदर के लेखक को मार डाला था। नीरू बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। उसके पास आय का भी कोई मार्ग नहीं था। फिर भी अपने दृढ़ संकल्प के बल पर उसने अपना सपना पूरा कर लिया। और तुम कायर हो। प्रदीप ने अपनी आंखों को जोर से बंद कर ली। कुछ क्षण पश्चात उसने अपनी आंखें खोली और खोलते ही एक बार फिर कागज और कलम उठा लिया। आज बहुत दिनों के बाद उसने पहली बार जो लिखा वो अपना इस्तीफा था।
इस्तीफ़ा अपने पिता की, अपने परिवार और समाज की महत्वाकांक्षाओं से, जो वर्षों से उसकी आत्मा पर बोझ बनकर पड़ी हुई थी। इस्तीफ़ा देकर वो सीधा घर गया और अपनी डायरी उठा ली। उसने मन में एक अजीब सी प्रसन्नता थी, जैसे वर्षों से मृत पड़े उसके शरीर के किसी अंग में प्राण वापस आ गए हों। अपनी डायरी के पहले पृष्ठ पर उसने लिखा, समर्पित मेरी अर्धांगिनी नीरू को, जो सच्चे अर्थों में मेरी अर्धांगिनी है, जिसकी प्रेरणा से मेरे शरीर में उस अर्धांग में प्राण लौट आए जो वर्षों से मृत प्राय था। वह मेरी इस रचना की प्रेरणा स्रोत है। उसने ही मेरे अंदर के लेखक को पुनर्जीवित किया है। अगर वह मेरी अर्धांगिनी बन मेरे जीवन में न आती तो मैं जीवन भर स्वयं अपनी ही हत्या के पाप का बोझ ढोने पर विवश हो जाता। परंतु उसकी प्रेरणा ने मेरे निर्वाण का मार्ग प्रदर्शित कर दिया। धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।